नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हम आपके सामने हर मंगलवार को सभ्यता या सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई स्टोरीज लेकर के आने वाले हैं और इसमें हम बताएंगे कि वे क्या चीज़ें हैं जो रोजाना की बहस में खबर के रूप में आपके और हमारे सामने तो होती हैं, लेकिन उनके पीछे जुड़ी होती हैं कुछ रोचक घटनाएं, बेहद महीन और रोचक जानकारी जिसे हम मिस कर जाते हैं। आज इस कार्यक्रम की पहली कड़ी है। आरिफ से बिछड़कर सारस उदास रहने लगा है। उसने खाना छोड़ दिया। सारस ट्रॉमा में भी है। सारस सारस नहीं बल्कि सारस तैमूर बन गया है। बीते दिनों मीडिया में सारस ही तैमूर बना हुआ था। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि ये सारस आरिफ का सारस था। वैसे ही जैसे आपने खबरों में ये सुना होगा कि अतीक अहमद रॉबिनहुड था, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी तब अतीक की गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए दिल्ली से फ़ोन आते थे। फिर एक साल बाद अतीक अहमद जेल से बाहर भी चला जाता था। ऐसा कुछ पुलिस सूत्रों का कहना है, लेकिन लश्कर-ए मीडिया के सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद रॉबिनहुड था। लेकिन आज हमारा मुद्दा अतीक अहमद बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारा मुद्दा है आरिफ और आरिफ का सारस, कि आखिर मीडिया ने आरिफ और उसके सारस को इतनी फुटेज क्यों दी। आखिर आरिफ के सारस को इतनी गंभीरता से बीबीसी जैसा मीडिया क्यों ले रहा है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में विदेशों से भारत में चीते मंगवाए थे। आपको ये खबर आपने देखी होगी। सोशल मीडिया पे, अखबारों में, न्यूज़ के डिबेट में इस पर जमकर बहस हो रही थी। कुछ लोग ट्विटर पर इसका मजाक भी बना रहे थे। लोगों ने कहा कि विश्व गुरु, ध्यान दीजिए, विश्व गुरु को अब चीते मंगवाने का काम करना पड़ रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय में जितना वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु शब्द को भारत की सकारात्मक छवि के रूप में आगे रखा जाता है, उतना ही कुछ लोगों द्वारा विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम को एक कटाक्ष बनाकर इस्तेमाल भी किया जाता है। आज की हमारी यह पहली कहानी है जो आपको बताएगी कि भारत किस तरह से अन्य देशों से आगे है, आगे रहा है, और इसका हमने कभी बढ़ चढ़ करके बखान भी नहीं किया। कभी हमने इस तरह के कोई इंडेक्स भी जारी नहीं किए पश्चिमी देशों की तरह। वापस लौटते हैं आरिफ और आरिफ के सारस के पास। इस घटना की कैलकुलेशन क्या है वो आपको बताऊंगा मैं। साल 2014 में एक खबर आई थी कि यूरोप महाद्वीप में एक जगह है कोपेनहेगन, जहां के एक चिड़ियाघर में एक सेहतमंद, स्वस्थ और तंदुरुस्त जिराफ को गोली मार दी गई थी। सबके सामने उसके टुकड़े किए गए थे और वहां के शेरों को खिला दिया गया था। ये गोलीकांड दर्शकों के सामने हुआ और इस घटना से दुनिया हैरान रह गई थी। यूरोप में हर साल चिड़ियाघर के हजारों सेहतमंद जानवरों के साथ यही होता है। ये रोज की ही बात है और उनके लिए बिल्कुल आम सी बात है। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस तरह से हर साल यूरोप में 3000 से 5000 जानवर मार दिए जाते हैं चिड़ियाघरों में। कोपेनहेगन के चिड़ियाघर में जिन जानवरों को मारा जाता है उनमें है नन्हे जिराफ, तेंदुए, बाघ, शेर, भालू, हिरण और हिप्पोज भी। ऐसे ही एक डेनिस चिड़ियाघर में भी जिराफ और फिर 2 शेरों को गोली मार दी गई थी। इन चिड़ियाघरों को रखने वालों की एक और खास बात देखिए। अमेरिका में तो इनकी संख्या को सीमित करने के लिए, चिड़ियाघर में इनकी संख्या को सीमित रखने के लिए इन्हें गर्भ निरोधक तक दिए जाते हैं ताकि इनकी संख्या बहुत अधिक न बढ़ जाए, और यूरोप में तो इन्हें मारकर और जानवरों को खिला दिया जाता है। ये हम विकसित राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा पशुओं के अधिकारों से लेकर के मानवाधिकारों से लेकर के कई तरह से इंडेक्स जारी किए जाते हैं, और यही वो देश हैं जो सारी दुनिया को ज्ञान भी देते हैं। अगर चिड़ियाघरों के कंसेप्ट की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत में चिड़ियाघर कितने हैं आप इस चित्र में देख सकते हैं। अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद करने का जो सिलसिला पश्चिमी देशों ने अपनाया है उस पर आपने कभी शायद ही ध्यान दिया होगा। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जब भारत कहता है तो वो सिर्फ एक मानव सभ्यता की ही बात नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो अपने आसपास के सारे इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी की बात कर रहा होता है। इसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, प्रकृति और जानवर भी इसमें शामिल हैं। यानी हम भारतीय शुरू से ही जानवरों के साथ हार्मोनी में रहा करते थे। अगर देखा जाए तो हमने कभी भी पशु पक्षियों को अपने मजे के लिए पश्चिमी राष्ट्रों की तरह चिड़ियाघर में कैद करने की मंशा नहीं रखी। आप याद करेंगे तो भारत के इतिहास में राजा भरत 11 साल की उम्र में शेर के दांत गिनते थे। ये तस्वीर शायद आप सभी के मन मस्तिष्क में छपी हुई होगी। असल मसला भी यही है। पश्चिमी देशों की अगर हम अब भारत से तुलना करें तो हम भारतीयों का समाज आप देखेंगे कि ये कहीं अधिक लिबरल है, और ये आज से नहीं है बल्कि तब से है जब भगवान श्री राम माँ सीता की तलाश के लिए वन्य जीवों की मदद लेते थे। कमाल की बात यह है कि उन्हें सबसे प्रिय अगर कोई थे तो वो हनुमान जी, जिन्हें हिंदू कपि स्वरूप में पूजते हैं। हमने अपने भगवानों को जानवरों के रूप में चुना। जो लोग इसे माइथोलॉजी कहते हैं या सिर्फ साहित्य कहते हैं, उन्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि भारत के इतिहास का साहित्य कितना उन्नत था कि आज से कई 100,000 साल पहले जब हम कुछ लिख रहे थे तो पशुओं को केंद्र में रखते हुए वो साहित्य लिखा जा रहा था। प्रकृति देवी को इतना अधिक महत्व हमारे साहित्यों में दिया गया है।
अरण्यक हमारे साहित्यों में है, और जो इसे अपना इतिहास मानते ही आ रहे हैं उन्हें तो कुछ साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसकी तुलना में भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास की तुलना में जब आप रोमन इतिहास पर नजर डालेंगे तो उनके लिए पशु हत्या बेहद लोकप्रिय खेल हुआ करता था। गिलेन नाम का एक फिजिशियन था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रोम का फिजिशियन गिलेन सूअरों की सर्जरी करके लोगों का मनोरंजन करता था और लोग भी आते थे उसको देखने के लिए। लाइव में वो उसकी सूअर की, अन्य जीवों की चीर फाड़ करता था और लोगों के लिए ये प्रिय खेल हुआ करता था। वो लोगों को लाइव ऑपरेशन जब दिखाता था तो लोग उससे बड़े खुश होते थे। आज बीबीसी से लेकर के तमाम मीडिया चैनल जिस सारस और आरिफ की कहानी पर माहौल बना रहे हैं, ये लोग तो तब हमारे या भारतीयों का इतिहास का मजाक बनाया करते थे जब हम कहते थे कि श्री राम की मदद वानरों ने की, या फिर जटायु ने माँ सीता के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। संपाति जैसे चरित्र हमारी रामायण में मिलते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में हमारे पशुओं और प्रकृति के किस्से मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि आरिफ जो कर रहा है वो भारतीय सभ्यता का ही हिस्सा है, उसे ही आगे ले जा रहा है। पशु पक्षियों से प्रेम करना भारत की ही सभ्यता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी जब आजकल बांदीपुरा टाइगर रिजर्व गए थे तो वो ये नहीं कहते हैं कि बाघ को काट कर या मार कर दुनिया का मनोरंजन किया जाए। वो ये कहते हैं कि पशु और पक्षी, जानवर, ये सभी भारत की कहानी कहते हैं और ये जीव जंतु हमारी सभ्यता का बहुत अहम हिस्सा है। भारतीय सभ्यता में हमेशा से ही जानवर और मनुष्य साथ में रहे हैं। इतिहास के पन्नों में झांककर हम ही लोग नहीं देख पाते, हमने भगवानों को भी जानवर के रूप में रखा है। चाहे भगवान हनुमान हो या फिर उनका श्री राम से विशिष्ट प्रेम हो। बीबीसी और पश्चिमी सभ्यता को अगर कुछ सीखना चाहिए तो हमारे इतिहास पर अवश्य नज़र डालें। यहाँ तमाम कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, इसके लिए हमने कभी किसी तरह के कोई इंडेक्स भी जारी नहीं किए। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले मंगलवार को ठीक इसी दिन मिलते हैं द पैम्फलेट पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा के रखिए ताकि सिविलाइजेशन स्टोरी का दूसरा एपिसोड आपसे मिस न हो जाए। हम इसे जारी रखेंगे। देखते रहिए पैम्फलेट। धन्यवाद।